अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप लोगों का इस्तकबाल है। आज हम लोग इवोल्यूशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जब हमने कल हमने कहा कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग थेरीज प्रपोज किए और उस थेरी के जरिए उन्होंने दुनिया और दुनिया के अंदर जिंदगी का वजूद, यानी जिंदगी कैसे यहाँ पर इस दुनिया में इवॉल्व हुई, इसको समझाने की कोशिश की। तो हमने कल पढ़ा था कि दुनिया कई सौ साल पहले, कई सौ हजार साल पहले वजूद में आई और उस दुनिया के ऊपर कई सौ हजार साल के बाद वहां पर जिंदगी वजूद में आई। फिर जिंदगी कैसे वजूद में आई, तो उसके लिए भी कई सारी थेरीज थी। तो एक जो थेरी थी हमने उसमें ये पढ़ा कि स्पोर्स का एक हमने पढ़ा कि स्पोर्स थे, ये कहीं और जगह से आ गए। दूसरा हमने पैनस्पर्मिया थ्योरी की बात की है, पैनस्पर्मिया थ्योरी की बात की है। तीसरा हमने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात की है और चौथा जो एक थ्योरी हमको देखा था वो था बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस थ्योरी। और ये बायोजेनेसिस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली, तजुर्बे के जरिए किसने प्रूव किया? एक्सपेरिमेंटली तजुर्बे के जरिए इसको प्रूव किया था लुईस पास्चर। किसने किया था? लुईस पास्चर। तो ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है जिन्होंने तजुर्बे के जरिए बायोजेनेसिस ये थ्योरी प्रपोज की और इसके जरिए बताया कि अगर पहले से कोई जानदार मौजूद है, पहले से कोई जानदार अगर वहां पर है तो उसी जानदार से नया जानदार पैदा हो सकता है। लेकिन उनका ड्रॉबैक क्या था? उनका ड्रॉबैक ये था कि वो ये नहीं बता सके कि पहला जो जानदार है वो पैदा कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि पहला जानदार, अगर कोई जानदार मौजूद है तो उससे नया जानदार बनेगा, लेकिन पहला जानदार कैसे वजूद में आया वो भी वो नहीं बता सके। अब ये जो रेस थी, ये जो इस बात को साबित करने के लिए कि दुनिया और दुनिया के अंदर पहला सेल या पहला जानदार कहाँ से आया, इस थ्योरी के अंदर एक और नाम आया और उस थ्योरी को कहा जाता है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। क्या कहा जाता है उसको? केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। और ये जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी था, इस केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को प्रपोज करने वाले दो साइंटिस्ट है। एक साइंटिस्ट का नाम है ओपेरॉन और दूसरे का है हेल्डन। क्या नाम है? ओपेरॉन एंड हेल्डन। तो ये जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी है, इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, वो है ओपेरॉन एंड हेल्डन थ्योरी। क्या बोला जाता है उसको? ओपेरॉन एंड हेल्डन थ्योरी। तो ये याद रखना कि पहले स्पोर्स वाली थ्योरी आई, उसके बाद पैनस्पर्मिया थ्योरी आई, फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी आई, फिर उसके बाद बायोजेनेसिस थ्योरी लुईस पास्चर ने प्रेजेंट किए। लेकिन उनका ड्रॉबैक ये था कि वो ये नहीं बता सके कि पहला सेल कहाँ से आया। फिर इसी थ्योरी को या इसी को साबित करने के लिए कि दुनिया के अंदर जानदार कैसा आया, एक और थ्योरी प्रपोज हुई, उसको कहा जाता है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। और इस केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को प्रपोज करने वाले दो साइंटिस्ट हैं, एक है ओपेरॉन और एक है हेल्डन। तो ये ओपेरॉन जो थे ये रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये रूस के रहने वाले थे। और जो हेल्डन थे, हेल्डन ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दो अलग जगह के थे। इन्होंने एक जगह आके एक थ्योरी प्रपोज की, उसको केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी कहा जाता है। अब इसको केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी क्यों कहते हैं? इसको केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि जो जिंदगी की पहली शक्ल है, यानी जिंदगी की पहली शक्ल जो लुईस पास्चर जिस बात को साबित करने में फेल हो गए, यानी जिंदगी की पहली शक्ल क्या है, तो इन्होंने कहा कि जिंदगी की पहली शक्ल पहले से मौजूद। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वो क्या है? बेजान। पहला वर्ड याद रखिए, क्या है? बेजान। दूसरा नामियाती साल्मो, यानी हम यहाँ सिंपल ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो उन्होंने पहले बात क्या कही कि जो जिंदगी की पहली शक्ल है तो उसका वजूद में आने का जिम्मेदार कौन है? तो वो है बेजान। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। बेजान नामियाती साल्मो से।
तो उन्होंने कहा कि पहली जिंदगी की शक्ल कहाँ से आई, बेजान नामियाती सालमों से। और ये बेजान नामियाती सालमे कौन है, तो ये है आरएनए। बेजान नामियाती सालमे कौन है, तो वो है आरएनए, वो है प्रोटीन, उसी को हम डीएनए कहते हैं। आज की लैंग्वेज में यही बात को साबित किया गया कि हमारा जो एक सेल है उसके अंदर प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये बात उसने वहां पर कही। और ये जो जिंदगी की तश्कील है, ये कि जिंदगी की तश्कील से पहले कीमियाई इर्तिका वाक़ हुआ, यानी उसने क्या कहा कि जब जिंदगी बनी तो जिंदगी बनने से पहले ये हुआ कि कई सारे कीमियाई इर्तिका या केमिकल रिएक्शंस या केमिकल तामुलात जमीन के ऊपर हुए होंगे। यानी अब यहाँ पर जब बात ये आती है कि आरएनए बना या जब बात आती है कि प्रोटीन बना, तो इसका मतलब आरएनए और प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अलग अलग एटम्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जौहर होते हैं। और वो एटम्स, वो जौहर, वो मॉलिक्यूल, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं गैर नामियाती। वो कैसे होते हैं, गैर नामियाती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गैर नामियाती अज्जा से मतनूआ नामियाती सालमों की तश्कील हुई। यानी पहले क्या हुआ, पहले जमीन के ऊपर बहुत सारे गैर नामियाती मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शंस हुई, तामुलात हुई, और उन्होंने क्या बनाए फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी उन्होंने क्या बनाए, नामियाती सालमात। इसको और आसान तरीके से कैसे समझेंगे, मैं इसको और आसान करता हूँ आपके समझने के लिए, और आसान करता हूँ इसको समझने के लिए। उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि आरएनए, हम आरएनए कहते हैं, तो आरएनए में क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है शुगर, फॉस्फेट, बेस। शुगर होता है, फॉस्फेट बेस होता है, और नाइट्रोजन। फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजन होता है। ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये तीनों मिले, ये तीनों ने मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाया। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले और उन्होंने क्या बनाया, आरएनए। न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से आरएनए के अंदर, तो आपको मालूम होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा क्या होता है कि वहां पर होता है जी गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, या हम कहेंगे यूरासिल, है ना। तो ये चार मॉलिक्यूल है, ये चार न्यूक्लियोटाइड है, चार न्यूक्लियोटाइड से मिलके क्या बना है, आरएनए। लेकिन ये चार न्यूक्लियोटाइड किससे बने हुए, तो शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अलग थी, फॉस्फेट अलग था, शुगर अलग था। जब ये तीनों भी एक दूसरे के साथ मिले तो उन्होंने न्यूक्लियोटाइड बनाए, और जब न्यूक्लियोटाइड मिले तो उन्होंने क्या बनाए, आरएनए। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की अगर बात करें, तो प्रोटीन बनाने वाले कौन है, प्रोटीन बनाने वाले हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन बनाने वाले कौन है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड किससे बनते हैं, तो अमाइनो एसिड के अंदर होता है कार्बन, और अमाइनो एसिड के अंदर होता है नाइट्रोजन। इसका मतलब ये है कि जब कार्बन और नाइट्रोजन, ये दो गैर नामियाती साल में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तामुल करते हैं, तो उसकी वजह से बनता है अमाइनो एसिड। फिर जब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं तो उससे क्या बनता है, प्रोटीन। तो यहाँ बहुत ही आसान वर्डों में उन्होंने, अल्फाज में उन्होंने ये बात समझाए कि जो जिंदगी है या जो पहला सेल है उसका जो वजूद है वो कहाँ से आया, वो नामियाती सालमों से आया। लेकिन नामियाती सालमे कहाँ से बने, तो गैर नामियाती अज्जा के अंदर। जब मतनुए, जब उनके अंदर तनु हुआ, उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ, उनके अंदर रिएक्शन हुए, उनके अंदर तामुलात हुए, तो गैर नामियाती अज्जा से मतनु नामियाती सालमों की क्या हुई, तश्कील हुई। और यहां से उन्होंने ये बात को साबित किया कि जिंदगी की पहली शक्ल जो वजूद में आई वो नामियाती सालमों से आई, और नामियाती सालमे कहाँ से आए, तो वो गैर नामियाती सालमा से आए। नामियाती सालमे कौन कौन है, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए। इसको याद रखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार ये मतलब सर अभी थोड़ी देर पहले नामियाती बोल रहे हैं फिर बाद में गैर नामियाती। तो सिंपल याद रखना कि पहले गैर नामियाती अज्जा होते हैं, वो गैर नामियाती अज्जा जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उससे नामियाती अज्जा बनते हैं, नामियाती सालमात बनते हैं। और नामियाती सालमों के जरिए जिंदगी का पहली शक्ल वजूद में आई। ठीक है, इसको याद रखिए।
तो अब ये जो बात उन्होंने कही, तो इसका मतलब ये है कि जमीन के ऊपर किस तरह का इन्वायरमेंट रहा होगा। अगर गैर नामियाती अज्जा जमीन के ऊपर फैले हुए होंगे तो वो किस तरह से रहे होंगे, उस वक्त हालात क्या होंगे। तो उन्होंने कहा कि जमीन के ऊपर कुछ इस तरह के हालात रहे। अब किस तरह के हालात है, तो उन्होंने कहा कि दर्जे हरारत, जो टेम्परेचर है जमीन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा था। जमीन का दर्जे हरारत बहुत ज्यादा, जैसा हमने कहा बिग बैंग थ्योरी, जब बिग बैंग थ्योरी हुई, जब अजीम धमाका हुआ ना, कुरान भी ये बात कहता है कि जब दुनिया वजूद में आई तो एक बहुत अजीम धमाका हुआ। कुरान भी ये बात को कहता है, आप पढ़िए थोड़ा सा, तो आप सूरह हूद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यही बात कुरान कहता है कि जब दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ा, तो उस वक्त ये उनका ये कहना था कि जब दर्जा हरारत बहुत ज्यादा था। दूसरी उन्होंने कहा कि आतिफिशा तूफान थे, यानी जब दुनिया के अंदर जिंदगी का वजूद आने वाला था या दुनिया के अंदर जानदार आने वाला था, पहला सेल बनने वाला था, जब बहुत सारे गैर नामियाती सालमा से नामियाती सालमात बनने वाले थे, तो वहां उस वक्त हालात किस तरह के थे। तो पहला दर्जे हरारत बहुत ज्यादा था, दूसरा आतिश फिशानी तूफान चलते थे, फिर रिड्यूसिंग फिजा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, रिड्यूसिंग, ये इंशाल्लाह हम आगे चल के इसको और पढ़ेंगे। हम रिड्यूसिंग फिजा, या केमिस्ट्री में आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, तो ये वहीं से रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग जो थी फिजा थी, और रिड्यूसिंग फिजा में क्या थे, मीथेन थी। रिड्यूसिंग फिजा में अमोनिया वगैरह मौजूद थी। रिड्यूसिंग फिजा मतलब, रिड्यूसिंग फिजा को सिंपल इतना समझ लीजिए कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर कोई भी दो चीजों को आसानी से जोड़ा जा सकता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर आसानी से दो चीजों को या तो तोड़ा जा सकता है या उन दोनों को अलग अलग रखा जा सकता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मीथेन की अगर बात करें, तो मीथेन के अंदर क्या है, कार्बन है, और मीथेन के अंदर क्या है, हाइड्रोजन। तो पहले ये कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग थे, लेकिन जैसे रिड्यूसिंग फिजा वहां पर बनी, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट बना, तो उस रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट की वजह से उन दोनों में, कार्बन में और हाइड्रोजन में तामुल हुआ, नतीजे में मीथेन बनी, नतीजे में अमोनिया बना। अब ये जो बात थी जिसको केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी हम कह रहे हैं, ये केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी थी, लेकिन इस थ्योरी को इस थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव करना है। इसको बताना है कि हाँ, ऐसा कोई इन्वायरमेंट दुनिया में रहा होगा, ऐसी कुछ नामियाती अज्जा बने होंगे, ऐसे कुछ गैर नामियाती अज्जा रहे होंगे, ऐसा कुछ टेम्परेचर बहुत रहा होगा, इस तरह से आतिश फिशा यानी बिजलियां कड़क रही है और हवाएं चल रही है, इस तरह का इन्वायरमेंट रहा होगा। लेकिन इसको प्रैक्टिकली प्रूफ कैसा करेंगे। तो अब बात आती है प्रैक्टिकल प्रूफ करने की, और ये जो प्रैक्टिकली प्रूफ करने का काम किया, ये 1953 में 1953 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उनका नाम है S.L. मिलर। इसको याद रखिए, एग्जाम में इस बंदे के, इस साइंटिस्ट के ऊपर, इस साइंसदान के ऊपर बहुत सारे सवालात किए जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना है कि 1953 में एक साइंसदान है जिनका नाम है S.L. मिलर। उन्होंने एक तजुर्बेगाह के अंदर, उन्होंने एक लेबोरेटरी के अंदर इस जैसे हालात पैदा किए। कौन से हालात, कि वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है, आतिश फिशा है यानी बिजलियां कड़क रही है, तूफान आ रहा है, फिर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट इस तरह का है कि कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और उससे मीथेन बन रही है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन मिल रहा है, उससे अमोनिया बन रही है, इस तरह की अलग अलग रिएक्शन उस जगह पे चल रही है। इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट, इस तरह का एक लेबोरेटरी कंडीशन में उन्होंने एक तजुर्बा किया। उसने क्या किया, उसने बहुत आसानी से, उसने क्या किया, उसने एक बंद फ्लास्क लिया। उन्होंने पहले क्या लिया, एक बंद फ्लास्क लिया, और उस बंद फ्लास्क के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, बर्फ की डिस्चार्ज, उन्होंने क्या लगा दिया वहां पर, बर्फ की डिस्चार्ज पैदा किया। और बर्फ की डिस्चार्ज में ये बर्फ कितनी, मतलब ये जो टेम्परेचर था या ये जो इलेक्ट्रिसिटी थे, ये कितना वोल्ट के साथ, ये कितने डिग्री सेल्सियस, तो बर्फ की डिस्चार्ज यानी इलेक्ट्रिक, उन्होंने करंट वहां पर दिया। करंट की वजह से क्या होने लगा, अब करंट की वजह से क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं कि भाई अगर दो तार एक दूसरे के साथ मिल जाए, तो दो तार एक दूसरे के साथ मिल जाए तो वहां पर चिंगारियां निकलती है,
वहां पर बिजलियों की तरह शक्ल होती है, वहां बिजलियां कड़कती है ना, हमको दिखता है वहां पर इलेक्ट्रॉन का और निगेटिव पॉजिटिव इन दोनों के बीच में तो फाइटिंग हो रही है, तो उससे बिजलियां कड़कती है, उससे रोशनी होती है। तो इस तरह का बरक़ी डिस्चार्ज से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया जिससे ये लगे कि यहाँ पर आतिशफिशा हो रहा है। यानी उस छोटे से फ्लास्क के अंदर, ये देखिए यहाँ पर, ये जो है, ये छोटे से स्पार्क डिस्चार्ज यानी बरक़ी डिस्चार्ज, नतीजे में क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रोस, ये इलेक्ट्रोस अगर एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो यहाँ पर है ना बिजलियां कड़केंगी, यानी जिस तरह से पहले जमाने में बिजलियां कड़की होंगी उस तरह का उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने क्या किया, उसके अंदर 800 डिग्री सेल्सियस पर उन्होंने क्या कर दिया, आप टेम्परेचर कितना कर दिया, 800 डिग्री सेल्सियस का उन्होंने टेम्परेचर कर लिया। आप सोचिए कि आपके बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस और थोड़ा 40 डिग्री सेल्सियस और थोड़ा ऊपर जाइए 45 डिग्री सेल्सियस और ऊपर जाइए 50। जब आप बीमार होते हैं तो आपके बॉडी का टेम्परेचर 50-60 से अबो चला जाता है या 40 से अबो चला जाता है, तो आप इतने गर्म होते हैं। तो सोचिए 100 पर जब पानी उबलता है तो कितना टेम्परेचर होगा, और 100 से अब आप सोचिए 800 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना ज्यादा टेम्परेचर उन्होंने उस फ्लास्क के अंदर मेंटेन किया होगा। तो दो चीजें, एक तो उन्होंने आतिशफिशा एनवायरनमेंट बनाया, दूसरा उन्होंने उस जगह के अंदर, उस फ्लास्क के अंदर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा उन्होंने वहां पर ऐड किया मीथेन CH4, उन्होंने वहां पर ऐड किया हाइड्रोजन, उन्होंने वहां ऐड किया अमोनिया, और वहां पर उन्होंने ऐड किया पानी। अब नतीजे में क्या हो गया कि 800 डिग्री सेल्सियस पे उनको देखने को मिल रहा है मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और पानी, ये सारे उनको क्या देखने को मिल रहे हैं, बुखारात। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल शक्ल में, कि वो जो छोटा सा फ्लास्क था उसके अंदर मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया वगैरह डाल दिया कि ये जो गैर नामियाती अज्जा है इनका आगे क्या होगा। जिस तरह से ये कहा कि पहले की बरक़ी डिस्चार्ज था या बहुत ज्यादा इवोल्यूशन था, या ये कि भाई सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस जब पानी के ऊपर गिरती थी तो पानी के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करती थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। फिर वही हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलकर मीथेन बनाई, वही हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर उसने अमोनिया बनाया। तो ये जो गैर नामियाती जो रिएक्शंस उस जमीन के ऊपर हो रही थी, उसी तरह का इन्वायरमेंट उन्होंने इस लेबोरेटरी के अंदर, फ्लास्क के अंदर डेवलप किया, क्रिएट किया। वहां पर उन्होंने इस तरह का वहां पर माहौल बनाया। अब इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने देखा कि अब उस फ्लास्क के अंदर उसने देखा कि अमीनो एसिड की तश्कील का क्या हुआ, वहां पर मुशाहिदा। अमीनो एसिड मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन बनाने वाले छोटे अज्जा। यानी जिस तरह से एक दीवार बनती है तो दीवार के अंदर आप 1 2 3 4 कई सारी ईंटें लगाते हैं, उससे दीवार बनती है। इसी तरह से प्रोटीन बनने के अंदर अमाइनो एसिड को ऐड किया जाता है, इसलिए अमाइनो एसिड को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन बनाने वाले ब्लॉक, प्रोटीन बनाने वाले अज्जा, इनको कहा जाता है अमाइनो एसिड। तो उन्होंने ये देखा कि इतने हायर टेम्परेचर के ऊपर अमाइनो एसिड बनना शुरू हो गए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अमाइनो एसिड किससे बने हुए हैं, अमाइनो एसिड के अंदर कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो कार्बन नाइट्रोजन जब ये मिलना शुरू होगा एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग के थ्रू, तो वो क्या बनाएंगे, अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड मिलके आगे क्या बनाएंगे, प्रोटीन। तो जो बात ओपेरॉन और हेल्डन ने अपनी थ्योरी में कही थी, उसी तरह का इन्वायरमेंट SL मिलर ने यहाँ पर क्रिएट किया, डेवलप किया, यहाँ पर उन्होंने उस तरह का इन्वायरमेंट बनाया। ऐसे ही उन्होंने कई तजुर्बे किए, और ऐसे ही तजुर्बों में दूसरों ने, कुछ ने शुगर्स बनाए, कुछ ने नाइट्रोजन बेसेस बनाए। यानी नाइट्रोजन बेसेस, जैसा मैंने अभी कहा ना, नाइट्रोजन बेसेस, डीएनए बनाने में और आरएनए बनाने में कौन काम करता है, नाइट्रोजन बेसेस, शुगर काम करता है। तो क्या हुआ, ऐसे ही दूसरे तजुर्बे में देखा उन्होंने कि शुगर बनी, नाइट्रोजन बेसेस बने। इसी तरह से उन्होंने देखा कि पिगमेंट्स बने, इसी तरह के उन्होंने देखा कि फैट्स बने। तो उनको ये बात समझ में आई कि जब दुनिया के इस तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट करने की वजह से इस तरह के नामियाती सालमे बनते हैं, और जब ये नामियाती सालमे बनते हैं तो ये नामियाती सालमे कहाँ से बनते हैं, तो ये गैर नामियाती सालमे से बनते हैं। इसी तजुर्बे की बुनियाद पर उन्होंने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को प्रपोज किया। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको याद रखना है कि ओपेरॉन और हेल्डन ने थ्योरी प्रपोज की, उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इसको याद रखिए, तजुर्बे की बुनियाद पर उसको साबित किसने किया, उसको तजुर्बे की बुनियाद पर साबित किया
एस.एल. मिलर, जो अमेरिकन के साइंसदान थे। फिर जो शहाब के अज्जा है, शहाब के अज्जा का तजुर्बा करने की वजह से क्या हुआ है, वैसे ही मुरक्कबात पता चले जो जाहिर करते हैं कि खला में दूसरी जगहों पर भी ऐसे ही अमल हो रहे हैं। तो अब ये हुआ कि उन्होंने और भी जगह पे जाके इस तजुर्बात को किया, और तजुर्बात करने की बुनियाद पर उनको ये बात समझ में आई कि जिस तरह से वहां मॉलिक्यूल बन रहे थे, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल बन रहे, दूसरी जगह खला के अंदर दूसरी जगहों पर भी इस तरह के मॉलिक्यूल, इस तरह के अमल होते रहे हैं। नतीजा इसका मतलब यह है कि जो जिंदगी का पहली शक्ल आई वो नामियाती सालमों से आई। और नामियाती सालमात कहाँ से आए, तो नामियाती सालमात गैर नामियाती सालमात से आए, जिनके दरमियान में रिएक्शन हुई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, आतिशफिशा चल रहे थे, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। नतीजे में मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरैक्ट करने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे, और कई सारे नामियाती सालमात उन्होंने बनाए। इस महदूद सबूत के साथ कहानी का पहला हिस्सा यानी कीमियाई इर्तिका का कम व बेश मंजूर कर लिया गया। यानी जब एस.एल. मिलर ने इस बात को साबित किए कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर हुआ होगा ये केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, केमिकल रिएक्शंस हुए होंगे, केमिकल तामुलात हुए होंगे। तो अब यहाँ पर ये बात मालूम पड़ी कि जिंदगी का वजूद, जिंदगी की पहली शक्ल या जिंदगी का पहली शक्ल के वजूद आने में जो इम्पोर्टेंट रोल जिसने प्ले किया वो है केमिकल रिएक्शन या कीमियाई इर्तिका या केमिकल इवोल्यूशन। तो बहुत अच्छे से इसको याद रखिए कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटल है, ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो पूरी थ्योरी है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत सारी बातें धीरे 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 समझ जाएंगे। जब आप डीएनए आरएनए पढ़ेंगे तब भी ये बात आपके सामने आएंगी, जब आप प्रोटीन पढ़ेंगे तब भी आपके जहन में ये चीज आएगी कि प्रोटीन कैसे बना होगा पहले जमाने में, यानी दुनिया जब वजूद में आई उसके बाद ये कैसा बना होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब ये बात और भी इम्पोर्टेंट है कि ये बात तो साइंटिस्ट ने मान लिया कि ठीक है कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा और उसकी वजह से पहला सेल बना होगा, लेकिन हम एक बात और जानते हैं कि खुद अपनी नकल तैयार करने वाला, कि हमको ये मालूम है कि हमारा जो सेल है वो हमेशा अपनी नकल खुद तैयार करता है, यानी वो अपने आप को खुद रेप्लिकेट करता है। तो अब अगेन साइंसदानों के सामने दूसरा सवाल ये आया कि ठीक है केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा और उस केमिकल इवोल्यूशन की वजह से पहला सेल वजूद में आया होगा, पहला जानदार वजूद में आया होगा, लेकिन उसके पास ये काबिलियत, ये सलाहियत, ये एबिलिटी कहाँ से आई कि वो अपने जैसी नकल यानी अपने जैसी रेप्लिका बना सके। तो यहाँ पर यही बात है कि हम जानते हैं कि अपनी नकल तैयार करने वाला यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग जिंदगी का पहला मेटाबॉलिक कैप्सूल कैसे बना। अब यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि पहला कैप्सूल यानी पहला सेल जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी नकल बनाता है, कैसे बना है। तो जिंदगी की पहली गैर सेल्यूलर शक्ल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी यानी हम बात कर रहे हैं लाइफ, और लाइफ में भी हम ये बात कर रहे हैं असेल्यूलर कंडीशन, या हम ये कहेंगे कि गैर खलिये वाली शक्ल। ये कब वजूद में आई, तो ये कहा जाता है कि 3 बिलियन साल पहले। कितने साल पहले की बात की जा रही है? 3 बिलियन ईयर्स। 3 बिलियन ईयर मतलब 13,000 लाख ईयर, यानी 30,000 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी की जो पहली गैर सेल्यूलर शक्ल है वो 3 बिलियन साल पहले वजूद में आई होंगी। वो गैर मामूली रहे होंगे, और वो कैसे रहे होंगे, मतलब वो इतने मतलब उनके अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होगी, वो बहुत गैर मामूली होंगे, वो कोई ऐसे वैसे नहीं होंगे, बहुत गैर मामूली होंगे, उनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होगी, जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड वगैरह। इन कैप्सूल्स ने गालिबन अपने सालमों की अफजाइश कर ली। अब ये बात और वो कहते हैं कि ये जो कैप्सूल्स बने यानी आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, तो
तो इन्होंने क्या करे, अपने सालमों की अफजाइश कर लिया, यानी अपने सालमों को खुद बनाना शुरू किया। अपने सालमों को मतलब आरएनए को, प्रोटीन को, पॉलीसेकेराइड को। तो अब आरएनए एक बार बन गया तो आरएनए 2 बार बन रहा है, 3 बार बन रहा है, बार बार बन रहा है। प्रोटीन बन गया, अब प्रोटीन बार बार बन रहा है, यानी एक बार जब वो वजूद में आ गए तो उन्होंने अपने आप को दोबारा बनाना शुरू कर दिया। फिर जिंदगी की पहली सेल्यूलर शक्ल, जिंदगी की पहली सेल्यूलर शक्ल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलर फॉर्म यानी खलिए वाली फॉर्म, खलिए वाली शक्ल, ये कब वजूद में आई होंगी? तो वो कहते हैं कि 2000 मिलियन, कितने हजार मिलियन की बात कर रहे हो? 2000 मिलियन साल पहले, 2000 मिलियन साल पहले तक वजूद पजीर होने का इम्कान नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि आज से 2000 पहले तक का भी इसका इम्कान नहीं है। लेकिन तो यहाँ पर बेसिक चीज क्या है कि समझना क्या चाह रहे हैं? समझना ये चाह रहे हैं कि अगर पहली चीज क्या समझने की कोशिश करें कि अगर ये दुनिया बनी तो इसमें जिंदगी की पहली शक्ल किस तरह की होगी, ये कैसे वजूद में आई होगी? तो हमने कहा कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। दूसरा ये कि अगर सेल बन गया तो फिर इसने अपने जैसी नकल कैसे बनाया, इसने अपने आप को रेप्लिकेट कैसा किया, उसके अंदर ये सलाहियत कहाँ से आई? तो अब उसके लिए बात हो रही है कि एक कंडीशन ये थी कि सेल्यूलर कंडीशन में वो रहा, जब सेल्यूलर कंडीशन से फिर वो दूसरा सेल्यूलर कंडीशन में आ गया। सेल्यूलर कंडीशन कब आई? तो 3 बिलियन ईयर बिफोर आई। सेल्यूलर कंडीशन कब आई? 2000 बिलियन से पहले पहले तक, या ये कहा जा रहा है कि 2000 मिलियन ईयर तक भी ये शक्ल नहीं थी, यानी उसके बाद भी होंगी। अब ये बात और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसको दी गई? यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई बायोजेनेसिस थ्योरी को। किसको दी गई? बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस थ्योरी किसने कहा था? लुईस पास्चर। किसने कहा था? लुईस पास्चर। तो यहां पर से स्टार्ट होता है बायोजेनेसिस थ्योरी, यानी केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को अगर सपोर्ट किसने किया बाद में तो वो बायोजेनेसिस थ्योरी थी। बायोजेनेसिस थ्योरी का मतलब क्या था कि जो जिंदगी है, जिंदगी का वजूद या जिंदगी की शुरुआत पहले से मौजूद जिंदगी से ही हो सकती है। तो इसका मतलब है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी की वजह से ये बात समझ में आई कि जिंदगी का वजूद आ गया। अब इस जिंदगी के वजूद के बाद और नई जिंदगी बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि वो काम अब होते रहने वाला है। इसलिए केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी के बाद जिस तस्वुर को ज्यादा अहमियत मिली वो बायोजेनेसिस का तस्वुर है। तो बायोजेनेसिस का वो तस्वुर जिसकी बुनियाद पर ये कहा गया था कि जिंदगी की पहली शक्ल कीमियाई सालमों के इर्तिका के साथ एक वाहिद खलिए की सूरत में किसी आबी माहौल में वक़ू पजीर हुआ होगा। अब ये बायोजेनेसिस थ्योरी के अंदर एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये कि जिंदगी, दूसरा ये कि यहाँ पर जो वाहिद खलिया है उस वाहिद खलिए का डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ? तो वो कहते हैं कि इस वाहिद खलिए का जो डेवलपमेंट ये कहाँ पर हुआ? आबी माहौल में। यानी एक वजूद आया, एक जिंदगी वजूद में आई, एक खलिया वजूद में आया, उस एक खलिए से कई सारे खलिए वजूद में आए, लेकिन इनको कौन सा एनवायरनमेंट मिला, कौन सा माहौल मिला? तो ये कहते हैं कि आबी माहौल मिला जिसकी वजह से वो वजूद में आया। जैसा लुईस पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बिकर लिया, एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर कुछ रखा, दूसरा फ्लास्क लिया, उसके अंदर रखा। पहले वाले फ्लास्क में कोई भी ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिलती, लेकिन दूसरे वाले फ्लास्क के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो पहले वाले फ्लास्क में क्यों? क्योंकि वो क्लोज था, बंद था, वहां पर कोई हवा नहीं आ सकती थी, वहां पर कोई न्यूट्रिएंट उसको नहीं मिल सकता था। लेकिन दूसरा फ्लास्क क्या था? ओपन था, नतीजे में वहां पर हवा गई और हवा जाने की वजह से वो जो मुर्दा सेल थे उन मुर्दा सेल से नए सेल बने, यानी कुछ सेल पहले से मौजूद थे, उन सेल से नए सेल वजूद में आए। भले ही वो मुर्दा थे लेकिन उनसे जिंदा सेल बनना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि वहां जिंदगी पहले से मौजूद थी, वहां पर सेल पहले से थे, वो सेल से दूसरे नए सेल वहां पर बनना शुरू हुए। तो यही बात को, वो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उसी बात को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। फिर और ये जो बायोजेनेसिस का कंसेप्ट है, इस बायोजेनेसिस के कंसेप्ट को अक्सरियत ने क्या कर लिया? तस्लीम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अलबत्ता एक बार बनने के बाद जिंदगी की पहली सेल्यूलर शक्लें
आज के पेचीदा हयातियाती तनु में कैसे इर्तिका पजीर हो सकी, मशहूर कहानी है जिन पर झैल में गुफ्तगू की जाएंगी। यानी अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आ गया, मतलब यहाँ की 3 क्वेश्चन तो यहाँ आसानी से हल हो गए। दुनिया वजूद में कैसे आई, दुनिया के अंदर जो पहली जिंदगी थी वो कैसे वजूद में आई, फिर वो जो जिंदगी वजूद में आई उसने अपने आप को रेप्लिकेट कैसा किया, उसने अपनी नस्लें कैसा बनाई, वो आगे कैसा बढ़ी। फिर अब ये 3 सवालात के बाद बड़ा सवाल ये है कि ये जो एक ही खलिया था या एक सेलुलर कंडीशन थी, एक खलिया वाली शक्ल थी, ये फिर इतने पेचीदा हयातियाती तनों में कैसे ढली, कैसे ढल गई। जैसा फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हम जब सेल थ्योरी, जब हमने सेल पढ़ा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ये मेरा पूरा चैप्टर का, ये पूरे चैप्टर के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आप उसको याद से देखिए। उसमें मैंने ये कहा था कि जो सेल है, सेल 2 तरह के, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल ये सेल का सिंपल फॉर्म है, बट यूकैरियोटिक सेल ये सेल का पेचीदा फॉर्म है। ह्यूमन बॉडी जो है ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई है, यानी इनके अंदर बहुत सारे पेचीदे हैं। बैक्टीरिया वगैरह ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो पहली अगर बात की जाए कि पहले एक सेल था, तो इस सेल से प्रोकैरियोटिक सेल कहां से आया, फिर इस सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसा बना, फिर ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर इतने पेचीदा निजाम कहां से बने, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इतने पेचीदा निजाम कहां से बने। तो ये जो पूरा कंसेप्ट था, ये जो पूरा नया आइडिया था कि अगर एक सेल बना और उस एक सेल के अंदर इतनी पेचीदगी आई तो ये क्यों हुई, क्या वजूहात थी, क्या इन्वायरमेंट था, क्या माहौल था जिसने इन सेल को और इस खलिये को, ये पेचीदगियों को अप्लाई करने में, अडॉप्ट करने में, अपनाने में मदद किया। तो अब हम आगे यहाँ से वही चीजें पढ़ेंगे कि कैसा धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हुए। ठीक है, जैसा एक बेसिक कंसेप्ट में लेता हूं कि डार्विन अक्सर ये बात कहता था, और डार्विन के कंसेप्ट को तो हम लोग मानते नहीं है, लेकिन समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मान ले कि डार्विन ये बात कहता था कि पहले जो जानदार, जो इंसान वजूद में आया, यानी इंसानों की वो बात करता था, तो वो पहले बंदरों की तरह या चिंपैंजी की तरह रहते थे। बाद में धीरे धीरे ये हुआ कि वो सिविलाइज्ड होने लगे, अपने अपने इन्वायरमेंट के अंदर, अपने माहौल के हिसाब से उन्होंने अपने आप को तब्दील करने लगे। तो उनके जिस्म के एनाटॉमी के अंदर धीरे 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 क्या हुआ, चेंज आने लगा। पहले वो 4 पाँव पे चलते थे, फिर वो 2 पाँव पे चलते थे, 2 पाँव पर भी वो झुक कर चलते थे। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, धीरे धीरे अब वो इंसानों की तरह चलने लगे। ये एक बकवास कंसेप्ट है, लेकिन समझने के लिए कि एक पहले तो एक कंडीशन ये थी कि वो 4 पैर पे चलते थे, लेकिन ऐसा माहौल बना कि उनको अब 2 पैर पे आना पड़ा। फिर धीरे धीरे एक माहौल ऐसा बना कि अब वो सारे काम 2 हाथ से करते थे और चलने का काम पाँव से करते थे। या फिर थोड़ी देर के लिए लेके बर्ड्स, कुछ बर्ड्स हैं आपने देखे होंगे उनकी चोंच बहुत छोटी होती है, कुछ बर्ड्स ऐसी है जिनकी चोंच बहुत लंबी होती है, कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जिनकी चोंच बहुत मजबूत होती है, वो किसी भी चीज को तोड़ सकती है। तो आखिरकार ये जो चोंच है ये तो परिंदों की है, और परिंदों की चोंच के अंदर इतना फर्क क्यों आया। या आप देखते हैं कि कुछ परिंदे हवा में उड़ते हैं, कुछ परिंदे हवा में उड़ नहीं सकते। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि कुछ परिंदों ने वो इन्वायरमेंट को, वो माहौल को अडॉप्ट किया और कुछ परिंदों ने उस माहौल को अडॉप्ट नहीं किया। और इसी तरह से इंसानों की जिंदगी में भी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अगर मुंबई या पुणे या इस तरह की जगह गए तो आपकी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप आपके मकाम पर, यानी आपके अपने मकाम पर आ जाते हैं तो आपकी तबीयत अच्छी हो जाती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आपको वो इन्वायरमेंट वहां पर सुटेबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या वजूहात है। तो ये इस तरह के कुछ सवालात है जिनका जवाब हमको इस इवोल्यूशन थ्योरी के अंदर अडॉप्ट करने में, अपने आप को तब्दील करने में छुपे हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं के ऊपर और डिस्कस करेंगे। तो पहला जो मैंने लेक्चर बनाया था वो और इस लेक्चर को, दोनों को मिलाकर अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह इवोल्यूशन का बहुत बड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह धीरे धीरे आगे हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।